अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m length l and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of the cylinder is I is equal to। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है राइट। इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड for a given mass of a material, the ratio L by R for it to have minimum possible I is। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिलेंडर लेना है राइट। यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सिलेंडर में तो ये पूरा हमारा सिलेंडर है राइट। और सिलेंडर के परपेंडिकुलर हमें एक्सिस ड्रॉ करनी है। सो सिलेंडर के ये परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस हो गई राइट। अब उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आई इज इक्वल टू एम ब्रैकेट आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। तो स्टार्टिंग करेंगे पहले तो इक्वेशन से। एक इक्वेशन है जिसमें मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। बेसिकली ये इक्वेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम राइट। अब यहाँ पर जो v है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है एक सिलेंडर में राइट। तो वॉल्यूम की अगर फॉर्मूला लिखे तो पाई स्क्वेयर आर मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, सो दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया राइट। सो वो कांस्टेंट होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। सो पाई स्क्वेयर आर एल कांस्टेंट राइट। ओके, नाउ आर स्क्वेयर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट राइट। तो वो कांस्टेंट होगा आर स्क्वेयर एल भी यहाँ पर। तो फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो 2 इंटू आर इंटू एल प्लस आर स्क्वेयर डी एल अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर और एल के फॉर्म में राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम मेन इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंशिएशन लूँ आर के विथ रिस्पेक्ट में तो डी आई अपॉन डी आर फॉर्मूला होगी डी आई अपॉन डी आर इज इक्वल टू राइट एम कॉमन ही है पहले से। तो यहाँ पर पावर अहेड पावर -1 मतलब कि 2r बच जाएगा अपॉन 4 आएगा राइट एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो पावर आगे आ गया और पावर -1 फिर प्लस फिर से एल स्क्वायर बाई 12 में पावर आगे पावर -1 अपॉन 12 इनटू एक और बार यहाँ पर होगा डी एल बाई डी आर राइट। एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा डी एल अपॉन डी आर ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहने वाला है। सो कांस्टेंट का डेरिवेशन यहाँ पर 0 होगा। सो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा राइट। तो आर अपॉन 2, अब 2 2 सा कैंसिल तो आर अपॉन 2 बचेगा यहाँ पर राइट। तो आर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर एल बाई 6 होगा डी एल अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये फॉर्मूला बचेगी। अब आगे हमने जो पहली इक्वेशन लिखी थी उसमें से अगर फॉर्मूला ली जाए तो फॉर्मूला आर बाई 2 प्लस एल बाई 6 और यहाँ पर फॉर्मूला होगी डी एल अपॉन डी आर। तो आगे वाली जो फॉर्मूला होगी उसमें डी एल अपॉन डी आर को अगर कॉमन लिया जाए तो उसमें -2l अपॉन आर बचेगा। तो -2l अपॉन आर इज इक्वल टू 0 राइट। तो आर बाई 2 प्लस एल स्क्वेयर बाई 3 इंटू आर राइट। इट गिव्स, अब यहाँ पर एल अपॉन आर को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो एल अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 बचेगा। बट यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो इसीलिए एल बाई 2 सॉरी एल बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 लास्ट आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में using screw gauge of pitch 0.1 centimeter and 50 divisions on its circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded as. ओके, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन को फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले तो एलसी की अगर फॉर्मूला लिखे तो एल सी इज इक्वल टू, उसकी सिंपल फॉर्मूला है पिच अपॉन जो सी एस डी है, राइट। सी एस डी मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, जो भी हमारे डिवीजन्स है जो वर्नियर स्केल पे, सॉरी स्क्रू गेज के जो सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीज़न है, सी एस डी का फुल फॉर्म होगा सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, राइट। तो सर्कुलर स्केल पे तो 50 डिवीजन्स है, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला होगी पिच 0.1 सेंटीमीटर है, इट इज़ गिवन, और यहाँ पर अपॉन 50 आ जाएगा, तो 0.1 अपॉन 50 0.002 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लीस्ट काउंट हो गई, जो भी हमारे पास स्क्रू गेज है उसका। अब लीस्ट काउंट हमें मिल चुकी है, अब उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। तो मेजरमेंट एक इसके 0.002 के इंटीग्रल में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में ही सिर्फ इवन नंबर्स है, लास्ट जो डिजिट है 2.124, राइट। बाकी सारों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर और डिजिट्स है, तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, in a radioactive material, fraction of active material remaining after time t is 9 by 16. The fraction that was remaining after t by 2 is, okay, तो t by 2 टाइम के बाद हमें कितना फ्रैक्शन बच गया है वो फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी की अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो एक्टिविटी फॉर्मूला n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टाइम टी, राइट। अब यहाँ पर n अपॉन एन जीरो सब्जेक्ट बना दिया n अपॉन एन जीरो में, राइट। n अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, इट इज गिवन, ये हमारा फ्रैक्शन बचा हुआ है, तो n अपॉन एन जीरो ही हमारा 9 अपॉन 16 होगा। सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा ई रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, राइट। अब n, अब हम यहाँ पर जो फाइंड कर रहे हैं वो t बाई टू टाइम के लिए फाइंड करना है, तो n ऑफ t बाई टू। तो आगे जो हम n की बात कर रहे थे वो t टाइम के लिए n था, अब नया टाइम n ऑफ t बाई टू इज इक्वल टू एन ओ इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी बाई टू, राइट। ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर फिर से मैं उसको सब्जेक्ट बना देता हूँ n अपॉन एन जीरो, बट यहाँ पर फिर भी t बाई टू होगा क्योंकि वो उसका फंक्शन है t बाई टू, ओके। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर e रेज टू क्या होगा माइनस लेमड़ा t बाई टू बचेगा, राइट। उसको आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी, राइट, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है तो अंडर रूट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी क्या है 9 अपॉन 16 है, राइट। तो उसकी जगह पर हम लोग 9 अपॉन 16 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 16। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली 3 अपॉन 4, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन 3 आंसर के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड it has voltage drop of 0.5. The safe limit of current through the diode is 10 milliampere. If a battery of EMF 1.5 volt is used in the circuit, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode so that the current does not exceed the safe limit. Okay, तो पहले तो यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट में डायोड गिवन है, अब वो जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा तब उसका वोल्टेज ड्रॉप दिया गया है। हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी की जो ईएमएफ है दैट इज़ 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट बैटरी की ईएमएफ,
और करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 10 मिली एम्पियर, राइट। और वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस पोजीशन में 0.5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कि जिससे वो सेफ लिमिट से आगे ना बढ़ जाए। हमें उसको सेफ लिमिट पे रखना है, राइट। तो सेफ लिमिट पे रखने के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। किर्चॉफ्स लॉ की स्टार्टिंग हम लोग बैटरी से करें तो लास्ट, अगर हाँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी सी डी, राइट। तो यहाँ पर लूप बन गई ए बी सी डी ए, सिंपल ए बी सी डी ए किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओके, तो ए से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर डायोड का जो नेगेटिव टर्न है वो लास्ट में आता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.5 माइनस 0.5 क्योंकि नेगेटिव आया। फिर करंट की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो नेगेटिव आर इंटू करंट है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10⁻³ ओके। फिर बैटरी पे पहुंचे, बैटरी का जो लास्ट टर्मिनल है वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1.5, राइट। और फिर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर 1.5 माइनस 0.5 दैट विल बी 1। तो बाकी बचेगा आर इंटू, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर इंटू 10⁻², राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिर्फ 1 बचा तो r इज इक्वल टू 1/10⁻², वो ऊपर जाएगा तो 10⁻² बचेगा, 10⁻² ओम इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर 10⁻² मतलब कि 100, तो 100 ओम, ऑप्शन 3 दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज मूविंग विथ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी गिवन है। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके वो भी दिया है, exist in the region where the particle is moving, then the force on the particle is the vector F into 10⁻⁹ Newton. The vector F is okay. तो यहाँ पर बेसिकली फोर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो जो लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन है अगर वो अप्लाई की जाए तो लॉरेंट्ज फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर बी, राइट, ये उसकी फॉर्मूला है, राइट। तो पहले तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी को अगर फाइंड करें तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, राइट, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा वेक्टर वी है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो दोनों ही अगर वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आई हैट, जे हैट एंड के हैट। अब उसके कंपोनेंट्स, तो पहले तो v के कंपोनेंट 2, 3 एंड 4 एंड देन b के कंपोनेंट तो वो है 5, 3 एंड -6 और उसके साथ साथ में 10⁻³ भी है तो यहाँ पर 10⁻³ भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में जो एज अ रिजल्ट फॉर्म बचेगा दैट विल बी -30 आई हैट, राइट, फिर +32 जे हैट, देन -9 के हैट, राइट, ये हमारा रिजल्ट बचा और लास्ट में इंटू 10⁻³ ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b मिला। अब फोर्स फाइंड करने के लिए F कितना चार्ज है हमारे पास माइक्रोकूलम, तो उसको माइक्रोकूलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो सिंपल 10⁻³ एंड 10⁻⁶, तो हमारा जो फोर्स फॉर्मूला बचेगा वो होगा 10⁻⁹ एंड देन ब्रैकेट एज इट इज। तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में -30 आई हैट +32 जे हैट, राइट, एंड देन -9 के हैट। ओके, तो अब हम लोग मैच करें कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है, यस, हाँ, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, ये वाला, राइट, -30 आई हैट +32 जे हैट -9 के हैट। क्योंकि 10⁻⁹ तो यहाँ पर चला गया
तो जो बचा ब्रैकेट में वही हमारा आंसर होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो एक इक्वेशन दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट, ये हमारा इक्वेशन है टेस्ला में। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो सिंपल रिलेशन है ई जीरो इज इक्वल टू सी बी जीरो। अब यहाँ पर जो जीरो वाला टर्म है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम वाला टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम वाला टर्म, राइट। तो ई जीरो हमें मिलने वाला है इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, राइट, 3 × 10⁸ इंटू जो मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम है वो मतलब कि 3 × 10⁻⁸। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, +8 -8, तो बाकी बचेगा 9। तो 9 वोल्ट अपॉन मीटर इज द मैक्सिमम टर्म इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो रिलेशन है मतलब कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी की अगर बात की जाए तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वापस से जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, जो हमारे पास वेव है उसका जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा, दोनों के परपेंडिकुलर का भी परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा उसके पैरेलल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा, राइट। तो अगर मान लो कि वेक्टर बी वो आई हैट है मतलब कि एक्स एक्सिस में है, यहाँ पर दिया है आई हैट इज गिवन, राइट। सी मतलब कि वेव प्रोपेगेशन है वो है -j हैट मतलब कि -y डायरेक्शन में है, राइट। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू -k हैट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ई फॉर्मूला वेक्टर ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ब्रैकेट 200 पाई इंटू वाई प्लस सी टी, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलने वाली है। -k हैट उसकी डायरेक्शन वोल्ट अपॉन मीटर। अब ई जीरो हमने फाइंड किया था 9, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पर वेवलेंथ दिया गया है। When the distance between the slits is 0.05 millimeter, the angular width of the fringes formed on the distance screen is close to, तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो डिग्री के फॉर्म में। तो सिंपली हमें इक्वेशन लगा के जो मतलब कि डेल्टा थीटा का जो इक्वेशन होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। अब जो भी आंसर होगा वो तो रेडियन में होगा और यहाँ पर ऑप्शंस है डिग्री में, तो हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करना होगा और पाई से डिवाइड करना होगा, राइट। तो लैम्बडा इज 500 इंटू 10⁻⁹, देन स्मॉल डी that is 0.05 into 10⁻³ into 180 upon pi value is 3.40, right. So last में after this calculation we will get 0.57 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा और ये आंसर है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म ऑन द डिस्टेंस स्क्रीन इज क्लोज टू 0.57 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। When a long glass capillary tube of radius 0.015 cm is dipped in a liquid, the liquid rises to a height of 15 cm within it. If the contact angle between the liquid and glass to close to 0 degree, the surface tension of the liquid in millinewton meter inverse is okay. तो डेंसिटी यहाँ पर गिवन है और जी गिवन है, ओके। तो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस दी गई है, राइट। उसको लिक्विड में हमने डीप किया, तो
जो लिक्विड राइज हो रहा है उसका हाइट है 15 सेंटीमीटर, और जो कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर बन रहा है लिक्विड और ग्लास के बीच दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट है सेल्सियस, तो यहाँ पर 0 डिग्री है। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन मिली न्यूटन, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन बेसिकली फाइंड करना है। तो पहले तो फॉर्मूला हाइट के अकॉर्डिंग है, तो फॉर्मूला इज इक्वल एच इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू आर रेडियस, राइट। तो एस को अगर सब्जेक्ट बनाए तो एस इज इक्वल टू रो जी आर एच अपॉन 2 कॉस थीटा, राइट। तो इज इक्वल टू डेंसिटी that is given 900 into g 10 into radius that is 15, right, into 10 raised to माइनस यहाँ पर होगा 5, क्योंकि उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, राइट। तो 0.015 सेंटीमीटर इंटू मीटर 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। फिर सेंटीमीटर टू मीटर, तो हाइट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, राइट, अपॉन 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर तो कॉस 0 है क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो 0 है, कॉस 0 इज 1, तो 2 इंटू 1, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन we will get that 101.25 मिलीन्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर 101, तो इंटीजर में अगर आंसर लिखा जाए तो इंटीजर में जो आंसर होगा दैट इज 101.00 मिली न्यूटन अपॉन मीटर। तो दैट इज अवर क्लोजेस्ट इंटीजर, दैट इज अवर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पर्सन ऑफ 80 किलोग्राम मास इज standing on the rim of a circular platform of mass 200 kg rotating about its axis as 5 revolutions per minute. The person now starts moving towards the center of the platform. What will be the rotational speed of the platform when this person reaches its center? तो यहाँ पर मास इज गिवन, राइट। फिर यहाँ पर जो रिम, जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म, जो रिम दिया गया है उसका मास, राइट, और वो जो रिम सर्कुलरली मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी रिवॉल्यूशन पर मिनट दैट इज 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, उस हिसाब से वो रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी जब वो पर्सन सेंटर पे पहुंचेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इसको बोल सकते हैं। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, सिंपल फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो इनिशियली एम आर स्क्वायर मतलब कि 80 इंटू आर स्क्वायर, एंड फॉर रिम जो कि सर्कुलर होता है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगी 200 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, राइट। तो ये इनिशियल के लिए। अब फाइनल के लिए फॉर्मूला लिखे, तो फाइनल में तो दोनों एक सिस्टम बन जाएगी, तो पहला वाला तो जीरो हो जाएगा, तो दोनों सिस्टम का कंबाइन अगर बात करें क्योंकि वो सेंटर पे पहुंच गया है, तो 200 आर स्क्वायर बाई 2 ही सिर्फ बचेगा, राइट, इंटू ओमेगा, राइट। इसको सिंबल देते थे ओमेगा 1। अब यहाँ पर हमें ओमेगा 1 फाइंड करना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले तो इसका आंसर जो होगा दैट इज 180, राइट, 180 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड 100 आर स्क्वायर, राइट, ओमेगा 1, और लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड। अब ओमेगा 1 को सब्जेक्ट बनाए तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू बाकी बचेगा 1.8 इंटू ओमेगा, तो 1.8 ओमेगा, इनिशियली ओमेगा इज 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इंटू 5 कर देते हैं, राइट। सो इज इक्वल टू 9 बचेगा, तो 9 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, ये हमारा फाइनल एंगुलर स्पीड होगा। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बेकेलाइट बीकर हैज वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 cc at 30 degree Celsius. When it is partially filled with Vm volume at 30 degree Celsius of mercury,
It is found that the unfilled volume of the beaker remains constant as temperature is varied. If gamma beaker is equal to 6 into 10 raised to minus 6 degrees Celsius inverse and gamma mercury is equal to, it is given. So these are coefficient of volume expansion according to beaker and mercury. Then Vm in Cc is close to, तो बेकेलाइट के लिए गिवन है राइट, एंड मर्क्यूरी के लिए गिवन है. तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम. ये इनिशियल के लिए फॉर्मूला है. अब टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो फॉर्मूला होगी दैट इज डेल्टा वी डैश इज इक्वल टू वी ओ डैश माइनस वी एम डैश राइट. तब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी. तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें ना कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी डैश हम लोग लिख सकते हैं राइट. तो वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू, सॉरी, वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर वी ओ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो 1 प्लस गैमा बी बेकेलाइट के लिए डेल्टा टी राइट, माइनस वी एम 1 प्लस गैमा एम मर्क्यूरी के लिए डेल्टा टी. अब यहाँ पर फॉर्मूलाज अगर लिखा जाए तो वी ओ गैमा बी, सॉरी, वी ओ गैमा बी इज इक्वल टू वी एम गैमा एम राइट. क्योंकि वी ओ और गैमा दोनों का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो दोनों ही सेम होंगे, तो वी एम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी एम इज इक्वल टू वी ओ गैमा बी अपॉन गैमा एम राइट. तो यहाँ पर वी ओ दैट इज 500, देन गैमा बी is 6 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 6 right, and then gamma m 1.5 into 10 raised to minus 4 right. तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट आंसर होगा दैट विल बी 20 cc राइट. 20 cc वो हमारा लास्ट आंसर होगा. यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ 20 cc. तो 20 दैट इंटीजर दैट वैल्यू इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ अ जार रेडियस 15 सेंटीमीटर at a point at a height of 15 centimeter from the bottom. The hole is at a height of 45 centimeter. When the jar is filled with a liquid up to a height of 30 centimeter, the same observer can see the edge at the bottom of the jar. If the refractive index of the liquid is n upon 100, where n is an integer, the value of n is. तो यहाँ पर पहले तो जो रेडियस दिया गया है राइट, एक स्मॉल होल के अकॉर्डिंग जो रेडियस है दैट इज 15 सेंटीमीटर और जो हाइट है दैट इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर फिगर की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा राइट, क्योंकि जब कोई भी हम लोग सी थ्रू करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि हम 30 सेंटीमीटर पे तक लिक्विड भरने वाले हैं. तो अगर लिक्विड भरे तो यहाँ पर लिक्विड भरने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे कुछ मुड़ के आगे यहाँ से इस साइड निकल जाएगी. तो ये लाइट रे की आगे की जो जैसे कि स्टार्टिंग से लाइट रे इस तरफ बढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में आगे जाएगा राइट. तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो जो आर होगा तो वो हमारा एंगल आर यहाँ पर मिलेगा राइट. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ अभी तो 10 आर राइट. तो अगर मैं फॉर्मूला को अगर रीड्रॉ करूँ, हाँ, तो जो एंगल की बात हो रही है यस, तो फिर से अगर एंगल की बात करें तो वो जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा राइट.
और वो एंगल हमारा आर होगा, तो टेन आर इज इक्वल टू टेन आर, टेन की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट कितना है 15 सेंटीमीटर, सामने 15 सेंटीमीटर है, और एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कि हमने 30 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, तो 15/30, तो 10r इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2, तो 10r इज इक्वल टू 1/2। अब 10r अगर 1/2 मिला तो साइन r इज इक्वल टू वो फॉर्मूला मिलेगी हमें 1/√5, राइट। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो उस पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ की फॉर्मूला n1 साइन, अब यहाँ पर एंगल, तो ये वाला एंगल है 45, इट इज 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो सी थ्रू कर रहा है, तो 45 मतलब कि साइन 45 इज इक्वल टू म्यू साइन आर, राइट। तो ये हमारी फुल फॉर्मूला होकर जाएगी। अब n1 मतलब कि वो तो एयर मीडियम है, तो n1 इज इक्वल टू 1, साइन 45 मतलब 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, तो साइन आर इज 1/√5, तो 1/√5, तो म्यू इज इक्वल टू √5/2, तो इज इक्वल टू 1.581, राइट। तो n/100 इज इक्वल टू म्यू, तो n इज इक्वल टू 100 m, राइट। सॉरी, यहाँ पर म्यू आएगा 100 इंटू म्यू, राइट, और म्यू की वैल्यू 1.581 है, तो n इज इक्वल टू बेसिकली कितना मिलेगा, तो 158.1, राइट। तो n इज इक्वल टू 158.1। अब यहाँ पर हमें n/100 जिसमें n फाइंड करना है, तो उस पूरी इक्वेशन को बाय 100 करेंगे, राइट। तो n/100 और 158.1/100, तो उसका आंसर होगा 158, राइट, 15810, so that is the value of n, क्योंकि बाय 100 करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 15810, राइट, सो दैट इज द n वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम इज थ्रोन vertically up by a bowling machine so that it rises to a maximum height of 20 meter after leaving the machine. If the part pushing the ball applies a constant force F on the ball and moves horizontally a distance of 0.5 meter while launching the ball, the value of F is, okay, तो एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास गिवन है, उसको वर्टिकली हम लोग मशीन से उसकी जो उसको फेंकने वाले, राइट, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट मिल रही है हमें 20 मीटर पे। अब जो बॉल है उस पे जो कांस्टेंट फोर्स लगा, दैट इज तो दैट फोर्स इज एफ, राइट, और उसका हॉरिजॉन्टल मोशन जो है दैट इज 0.2 मीटर व्हाइल लॉन्चिंग द बॉल, तो हमें एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² के फॉर्म में होगा, राइट, और उसका ही दूसरा फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी होगा, क्योंकि उसने हाइट एक्वायर की है इतनी, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एम जी एच, मतलब कि एफ इन, यहाँ पर एक्चुअली एफ ऑफ एस नहीं है, वर्क का फॉर्मूला है, तो एफ इंटू एस आएगा, एफ इंटू एस इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि अभी तो हाइट एक्वायर की है तो उसके फॉर्म में ही पूरी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एफ इंटू एस इज 0.2, राइट, इज इक्वल टू मास 0.15, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 एंड हाइट दैट इज 20, राइट। तो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 150 न्यूटन, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 150 न्यूटन, राइट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज like, share and subscribe to the channel.